आज हम आप लोगों को माइकोप्लाज्मा के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चार्ट को देखिए, ये जगत मोनेरा है यानी किंगडम मोनेरा है और किंगडम मोनेरा को दो भागों में बांटा गया है, प्रथम डिवीजन और द्वितीय डिवीजन। प्रथम डिवीजन के अंतर्गत यू बैक्टीरिया आता है और द्वितीय डिवीजन के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया आता है। अब यू बैक्टीरिया को यानी प्रथम डिवीजन को या प्रथम प्रभाग को क्या किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। एक वास्तविक जीवाणु अथवा जीवाणु यानी बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं, और दूसरा है साइनो बैक्टीरिया अथवा नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आते हैं। तो इन दोनों के बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, मैंने समझा दिया अच्छे से डिटेल से, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब तीसरा है इसमें माइकोप्लाज्मा। तो चलिए माइकोप्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा ऐसे आभासीय सूक्ष्म जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। मतलब माइकोप्लाज्मा जगत मोनेरा के अंतर्गत आने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगर पूछा जाए माइकोप्लाज्मा क्या है, तो आप ये आंसर बताएंगे कि माइकोप्लाज्मा जगत मोनेरा के अंतर्गत आने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं, यानी ऐसी कोशिकाएं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती हैं। तो हम लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। प्रश्न पूछा जाता था, टीचर पूछते थे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। यानी माइकोप्लाज्मा पूरे संसार में पाए जाने वाले जीवों में सबसे छोटी कोशिका होती है और इनको जीवित रहने के लिए O2 अथवा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए कहा गया कि ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। फिर भी इनको जीवाणु अथवा बैक्टीरिया के अंतर्गत क्यों रखा गया, आपको बता दें कि जगत मोनेरा में क्यों इनको रखा गया है। बता दें कि इनमें बहुत से लक्षण या गुण बैक्टीरिया से मिलते थे, जीवाणुओं से मिलते जुलते थे, इसीलिए इन्हें जगत मोनेरा में रखा गया या इन्हें जीवाणु कहा गया। सर्वप्रथम पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने पशुओं में प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में इनकी खोज की थी, इसलिए इन्हें प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव अथवा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या PPLO कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक पाश्चर ने इन्हें जानवरों में होने वाले निमोनिया रोग में पाया था। जानवरों में जो निमोनिया रोग हो जाता था उसमें पाश्चर ने इनको पाया और पाश्चर ने पशुओं में प्लूरोनिमोनिया रोग के कारक के रूप में पाया था। ये बताया गया है किस कारक के रूप में, प्लूरोनिमोनिया रोग के कारक के रूप में पाया था, इसीलिए इन्हें PPLO कहा जाता है। PPLO मतलब प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव हिंदी में, या अंग्रेजी में कहें तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। चूंकि ये अलग अलग आकार के होते हैं, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और प्लूरोनिमोनिया रोग में पाए गए, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, PPLO कहा गया। बता दें कि माइकोप्लाज्मा अधिकतर नम स्थानों में मिलते हैं। कहाँ पर, नम स्थानों में, जैसे सॉइल में, सीवेज वाटर में या पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं। सन 1898 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक नौकार्ड और रॉक्स ने इन्हें संवर्धन माध्यम में उगाया था। नौकार्ड और रॉक्स थे जिन्होंने 1898 में, ये फ्रांस के रहने वाले थे, संवर्धन माध्यम में कल्चर मीडियम में इनको उगाया था। इनकी कोशिकाएं गोलाकार, तंतुवत, तारककाय प्रकार की होती हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं, तंतुवत होती हैं, तारक मतलब अलग अलग तरीके की होती हैं। यानी ये रूप अपना बदलते रहते हैं। अलग अलग तरीके का मतलब क्या हुआ, ये रूप अपना बदलते रहते हैं, इसी कारण इन्हें बहुरूपी जीव कहा जाता है या पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। चलिए जानते हैं माइकोप्लाज्मा के लक्षण यानी कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका के निर्धारित आकार नहीं होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कोई निश्चित आकार इसका नहीं होता है। तो इसी आधार पर कुछ के प्रमुख लक्षण आपको हम बताते हैं। पहला है ये एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक गोलाकार अथवा अंडाकार होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, गोलाकार या अंडाकार होते हैं। दूसरा है
इनका रूप कई प्रकार का होता है जो संवर्धन माध्यम के अनुसार बदलता रहता है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन इनका रूप बदलता रहता है। संवर्धन माध्यम में किस संवर्धन माध्यम में रखे गए हैं ये, उसके अनुसार इनका रूप चेंज होता रहता है। अगला है, ये जंतुओं तथा पौधों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जंतु और पौधों में कैसे? परजीवी के रूप में। परजीवी का रूप का मतलब ये होता है, जैसे जूं ले लीजिए, सर के ऊपर है और वो आपसे लाभ प्राप्त कर रहा है, परजीवी हो गया। यानी जब एक जीव दूसरे जीव से लाभ प्राप्त करता है, उसे कोई लाभ नहीं देता है, तो इसे क्या होता है? परजीवी कहा जाता है। तो जंतुओं और पौधों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अगला है, इनका आकार 100 से 500 nm यानी नैनोमीटर तक होता है और इन्हें जीवाणु फिल्टर से नहीं छाना जा सकता है। जो फिल्टर होता है उससे नहीं छान सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें कोशिका भित्ति अथवा सेल वाल का अभाव होता है। यानी मुख्य रूप से इसमें कोशिका भित्ति या सेल वाल नहीं पाई जाती है। इनका कोशिका द्रव्य लाइपोप्रोटीन कला का बना होता है या झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इनमें डीएनए व आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इनमें राइबोसोम उपस्थित होता है जो जीवाणु जैसा 70S प्रकार का होता है। यानी माइकोप्लाज्मा में राइबोसोम उपस्थित है और 70S प्रकार का है, जैसे कि जीवाणु में होता है, इसलिए इनको जीवाणु में भी रखा गया है। कई सारे लक्षण बताए मैंने, मिलते हैं इनके। नेक्स्ट है, इनकी कोशिका पेनिसिलिन प्रतिजैविक से प्रभावित नहीं होती है। यानी पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, उससे प्रभावित नहीं होती है, इफेक्टेड नहीं होती है। तो चलिए, ये हुए कुछ प्रमुख लक्षण। आप जानते हैं माइकोप्लाज्मा से रोग कौन कौन से हो जाते हैं, यानी माइकोप्लाज्मीय रोग, माइकोप्लाज्मीय डिसीजेस कौन कौन सी हैं। तो अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। यानी जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करती हैं। प्राणियों व पौधों में माइकोप्लाज्मा कई सारे रोग उत्पन्न करते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख रोग हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो पशुओं का जननांग शोथ रोग, पशुओं का जननांग शोथ रोग जो है, ये माइकोप्लाज्मा बोवीजेनेटिलियम से होता है। माइकोप्लाज्मा बोवीजेनेटिलियम नामक माइकोप्लाज्मा से होता है। फिर दूसरा है, मनुष्य में अप्रारूपिक निमोनिया। मनुष्य में अप्रारूपिक निमोनिया यानी कोई उसका प्रारूप नहीं है, किसी भी तरह से हो जा रही, मनुष्य में अप्रारूपिक निमोनिया, तो माइकोप्लाज्मा निमोनी, माइकोप्लाज्मा निमोनी से होता है। नेक्स्ट है, बैंगन का लघु पर्ण रोग। लघु पर्ण रोग यानी छोटी पत्तियां जो बैंगन में हो जाती हैं, छोटी छोटी सी, तो बैंगन का लघु पर्ण मतलब लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल, ये भी माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, यानी माइकोप्लाज्मल डिसीज है। फिर अगला है, पपीते का गुच्छित रोग, जिसमें पपीता गुच्छों के रूप में बन जाते हैं, यानी ब्रांची टॉप ऑफ पपाया। ब्रांची टॉप ऑफ पपाया में यानी पपीते का गुच्छित रोग भी माइकोप्लाज्मीय रोग होता है या माइकोप्लाज्मल डिसीज होती है। तो कुल मिलाकर के मैंने 4 रोग बताए, पशुओं का जननांग शोथ रोग, मनुष्य में अप्रारूपिक निमोनिया रोग, बैंगन का लघु पर्ण रोग और पपीते का गुच्छित रोग। ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोग हैं या माइकोप्लाज्मल डिसीजेस होती हैं। चलिए जानते हैं माइकोप्लाज्मा का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा क्या है। तो माइकोप्लाज्मा ऐसे माध्यम में वृद्धि कर सकते हैं जिनमें जीवित कोशिकाएं नहीं होती हैं। यानी माइकोप्लाज्मा का महत्व सबसे बड़ा क्या है इंपॉर्टेंस, कि ये ऐसे माध्यम में भी ग्रोथ करते हैं जिनमें जीवित कोशिकाएं या लिविंग सेल्स नहीं होती हैं। ये ऐसे फिल्टर से निकल कर जाते हैं या निकल जाते हैं जिनमें जीवाणु नहीं निकल पाते, यानी ऐसे छन्ने से, ऐसे फिल्टर से भी निकल जाते हैं जिनमें जीवाणु नहीं निकल पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि माइकोप्लाज्मा जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए तो जीवाणु नहीं निकल पाते हैं एक छन्ने से, और उसी छन्ने से जो माइकोप्लाज्मा है निकल जाता है। इसका मतलब जो माइकोप्लाज्मा है ये जीवाणु से भी छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस के बीच की कड़ी का जीव मानते हैं। यानी जीवाणुओं और विषाणुओं के बीच की कड़ी क्या हुई, माइकोप्लाज्मा हुआ। दोनों के बीच की, चाहे बैक्टीरिया और वायरस के बीच की कड़ी क्या हुई, माइकोप्लाज्मा हुआ। ये दोनों से बंधुता दर्शाते हैं, यानी बंधुता भाईचारा दर्शाते हैं। बैक्टीरिया से भी और वायरस से भी भाईचारा दर्शाते हैं।
बंधुता का मतलब है एफिनिटी दर्शाते हैं। तो ये हुई कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा यानी माइकोप्लाज्मा के महत्व। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को माइकोप्लाज्मा क्या है, इसकी कैसी संरचना होती है, आकृति आकार कैसा होता है, माइकोप्लाज्मा के लक्षण, माइकोप्लाज्मा से होने वाले कौन कौन से रोग हैं यानी डिसीजेस कौन कौन सी हैं, और इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा यानी माइकोप्लाज्मा के महत्व को समझाया।